नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो चाहे मैं हूं, मेरे तमाम साथी हैं, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, जो लगातार इस पर रिपोर्ट करते रहे देश के अलग अलग हिस्सों से। किसान की आत्महत्या। जब से ये मुल्क आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हर सरकार ने किसान की और किसान के हितों की बात की। हर नेता किसान के लिए, किसान के हितों के लिए भाषणबाजी करता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी के, और आगे भी करता रहेगा। कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता किसानों के हित की बात ना करे, कम से कम भाषणबाजी में। लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें किसानों की दशा परिवर्तित होने का, पूर्णतया परिवर्तित होने का नाम ही नहीं लेती। उसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ कारण हैं जिनको सरकारें और सिस्टम एड्रेस नहीं कर पाता। ऐसा ही एक क्षेत्र है, एक इलाका है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा। सियासी तौर पर बहुत ताकतवर इलाका है। वहां की जो भी सरकारें आई हैं, बदली हैं, जो मौजूदा आई है, इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश का एक इलाका है बुंदेलखंड। मराठवाड़ा की अपनी कुछ समस्याएं हैं। उस इलाके से, जैसे मैंने कहा, मैंने भी बहुत रिपोर्ट किया, मेरे तमाम साथी वहां से रिपोर्ट कर चुके हैं। सवाल यह है कि इन इलाकों को कितने पैकेजेस मिल चुके हैं, फिर भी किसान यहां पर आत्महत्या कर रहा है। सरकारें बदल चुकी हैं, पैकेजेस बदल चुके हैं, अफसरशाही बदल चुकी है, फिर भी किसान यहां पर आत्महत्या कर रहा है। ये जो आप नीचे पढ़ रहे हैं ना, लगातार 3 साल से सूखाग्रस्त, ये कोई नई बात नहीं इस कार्यक्रम में आपको बताई जा रही है, ये दोहराई जा रही है। ये सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। अब जरा अपने घरों में बैठकर उस किसान के दर्द के बारे में सोचिए, जिसको तंत्र और व्यवस्था परिवर्तित नहीं करवा पा रही। मैं सबसे पहले मेरे जर्नलिस्ट तेजस मेहता की आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, एक महिला के बारे में। मराठवाड़ा में बहुत सारे कागज हैं इस इलाके का, मैंने भी स्वयं काफी दौरा किया है। मेरे बाकी जर्नलिस्ट अभिषेक हमारे साथ होंगे, जो हमारे महाराष्ट्र के रेजिडेंट एडिटर है, इन्होंने भी इस इलाके से बहुत रिपोर्ट किया है। मराठवाड़ा की समस्याएं बहुत पुरानी हैं, नई नहीं है। इसमें से एक बड़ी बात मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाने से पहले बता दूं कि मौसम की परिस्थितियों का जो संस्थाएं आकलन करती हैं, ये बड़ा तकनीकी आकलन होता है, वो बता चुकी हैं, पहले से बता चुकी हैं कि मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका है जिस पर छाया रहती है, यानी कि किस्म का साया रहता है, जिसकी वजह से जिस तरह का वातावरण उसको चाहिए किसानी के लिए, खेती के लिए, वो नहीं बन पाता। दूसरी एक और बड़ी बात मराठवाड़ा के बारे में आपको बता दूं, वो हमेशा से रही है कि वहां पर जो कैश रिच क्रॉप है, यानी कि पैसा देने वाली फसल जो है, वो गन्ने की है। और शुगर कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र में, जो चीनी की मिलें हैं या उससे जुड़े कोऑपरेटिव्स हैं, इनको सालों साल वहां के नेताओं ने नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है। कई बार यह कहा जा चुका है कि मराठवाड़ा के इलाके में गन्ने की खेती या तो बंद हो या कम हो। तो यही नेता है, इन्हीं को सिस्टम के जरिए किसानों के बेनिफिट की, किसानों के फायदे की, किसानों के हित की, उनकी सुरक्षा की बात करनी है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तेजस मेहता की ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। आंकड़े आप लोगों के सामने हैं कि औसत जो है किस तरह से बढ़ा है मराठवाड़ा में किसान की आत्महत्या का, किसान की खुदकुशी का। ये तेजस की रिपोर्ट।
इन बच्चों को अपनी मां की दर्दनाक मौत के बारे में खबर नहीं है। 40 साल की मनीषा गटकल ने कुछ ही दिन पहले मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला डाला। उस्मानाबाद के एमबी गांव की रहने वाली मनीषा किसान थी। दुष्काळामुळे काम नाही, काम नसल्यामुळे 8-8 दिवस काम खायला लागत नव्हती, खायला घरात नव्हतं, पैसा कुंकून येत नव्हता। हम बहुत गरीब हैं, घर में खाना नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं था। जब मेरे पास कुछ काम आया तो मैं चला गया। इसी बीच मनीषा ने खुदकुशी कर ली। 2-3 घर ठेवले होते। पौर्णिमेच्या दिवशी म्हणली आपलं काय करायचं, आज सणाचं आहे, काय नाही आहे आपलं ठीक। राशन के लिए पात्र हो ऐसे बोल रहे। मनीषा की मौत की वजह बनी ये 2 रोटी। खाने के लिए सिर्फ यही रोटी थी घर में, न चावल है, न आटा और न तेल। खाली पड़े बर्तन भांडे गवाही दे रहे हैं कि मनीषा अपने परिवार की भूखमरी से क्यों परेशान थी। राशन ऐसा मिलता है कि राशन 18 किलो गेहूँ मिलता है और 12 किलो चावल मिलता है, तो वो तो 12 दिन भी नहीं पुरता है, 12 दिन भी वो चलता नहीं है। उधर उसको पकाने के लिए तो बाकी कुछ भी लगता है, थोड़ा पैसा लगता है, उसको किराना चाहिए तो किराने के लिए भी पैसा नहीं है ना। उस्मानाबाद और सोलापुर के गांवों में हालात बहुत बुरे हैं। रोजगार गारंटी योजना के तहत भी लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो नरेगा का काम जल्दी से जल्दी चालू करो और हमारे को जो मजूरी मिलेगी उसमें से हम वो चलाएंगे हमारा कुटुंब। नरेगा का काम जो चालू होता तो ये मर नहीं सकती। मराठवाड़ा से तेजस मेहता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक मौजूद हैं जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। अभिषेक ने भी इस क्षेत्र का बहुत दौरा किया है, जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मुरकट साहब मौजूद हैं जो कि एक कृषि विशेषज्ञ हैं, इस पूरे इलाके को समझते हैं। हम कुछ देर में कोशिश करेंगे तेजस के पास जाने की। अभिषेक, जैसे आप देख रहे हैं मैं कागजों से गुजर रहा हूँ, आंकड़े जो है वो वही कहानी बताते हैं जो देश के आप किसी भी हिस्से में किसान की दुर्दशा की कहानी जानते हैं। सरकारें योजनाओं की घोषणा करती हैं, नहीं तो आप लोग फेसबुक पर उस पर लिखने लगते हैं कि मैं वापस आलोचना कर रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार की। ऐसा कतई नहीं है, बड़ा गंभीर मसला है। ये सारी सरकारें, इससे पहले मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की थी, उसको भी देखने की जरूरत है। किसानों के लिए योजनाओं की कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन मूलतः किसान कर्ज लेता है साहूकार से। और कोई भी आंकड़ा आप उठा के देखिए, इस वक्त कुछ आंकड़े अभिषेक ने मुझे मुंबई से भिजवाए हैं, अगर आप 2014 की तुलना का भी आंकड़ा देखें तो उसमें भी कहानी यही है कि ज्यादातर किसानों की मौत होती है जब फसल का साहूकार से लिया हुआ कर्ज वो चुका नहीं पाता और उसके दबाव में, क्योंकि उसका ब्याज जुड़ता रहता है उस कर्ज का, उसके दबाव में किसान आत्महत्या कर लेता है। अभिषेक, जो सरकारी पैकेजेस रहे हैं मराठवाड़ा को लेकर, खूब सियासत होती है मराठवाड़ा को लेकर, पॉलिटिकली बहुत अहम इलाका है ये महाराष्ट्र का, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन पैकेजेस का दरअसल हुआ क्या है? देखिए, आज पहले मैं पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूँ। आज राधा कृष्ण विखे पाटिल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शरद पवार सड़क पर उतरे हैं जब वो विरोध में आ चुके हैं, विपक्ष में आ चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी एक विचारधारा के व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, समझते हैं सारी चीज़ों को, और वो पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, उनको पता है कि मराठवाड़ा क्यों पिछड़ रहा है, विदर्भ क्यों पिछड़ रहा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और वो तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, उनको पता है कि क्यों रेनफॉल कम है। देखिए, जो मैं ये तो पहली बात है कि उनको सब पता है, ये पहले साफ होना चाहिए। दूसरी बात, पैकेज लगातार तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये पैकेज में एक मूलभूत गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी ये है अभिज्ञान कि देखिए, जब मैं अब से 1 साल पहले जो मुंबई में इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी, तो उसमें मैंने एक वेदर को लेकर, मौसम को लेकर जो एक सारे वैज्ञानिक जुटे थे, उनके साथ हमने एक मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि दरअसल सरकारों को बहुत अच्छे से पता है कि मराठवाड़ा में और विदर्भ में पानी कम आएगा और बारिश कम होगी। जब पूरे देश में मान लीजिए
20% अगर 10% अगर मानसून कम होगा तो ये मराठवाड़ा तक पहुंचते पहुंचते इसका प्रतिशत बढ़ जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो अरब सागर है उससे जब मानसून उठता है तो उसको जो खींचने वाले इलाके हैं वो हैं गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, ये तमाम जो इलाके हैं इस पूरे मानसून को खींच लेते हैं अपने पास, और जो मराठवाड़ा तक जो पहुंचता है वो बहुत बचा खुचा पहुंच रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस दिख रहे हैं। हमने कुछ 20 साल की स्टडी उनसे मांगी थी और उस स्टडी के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो, और हमने उनसे पूछा कि क्या आपने राज्य की सरकार को बताया है कि दरअसल ये मानसून की जो आपकी साइंटिफिक स्टडी है ये सीधे सीधे किसानों की खुदकुशी और मृत्यु से जुड़ी हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ हमने बताया। तो हमने उनसे पूछा क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक समाधान हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक समाधान नहीं हो सकता है। एक तरीके से मराठवाड़ा और विदर्भ सैंडविच इलाकों में पहुंच गए हैं जहां पर कोई दूसरा इलाका उनके वहां तक रेनफॉल नहीं पहुंच पाता है। ये समस्या विदर्भ में भी है, लेकिन विदर्भ में थोड़ी सी कम है ये समस्या मराठवाड़ा के मुकाबले, क्योंकि मराठवाड़ा जो मध्य प्रदेश का इलाका है जो कि विदर्भ से लगा हुआ है, वहां से जो रेनफॉल होता है उसका कुछ हिस्सा विदर्भ को फिर भी मिल जाता है। तो ये विज्ञान की बात है। अब विज्ञान ने क्या सरकार को बताया कि हाँ बिल्कुल बताया। उन्होंने कहा कि हम लगातार कम्युनिकेशन करते हैं, हम बताते हैं कि आप अपनी नीतियों को बदलिए। और नीतियों को बदलने में क्या होना चाहिए था? पहला सबसे बड़ा कदम होना चाहिए कि आपको पता है कि अगले 20 साल तक 10 साल तक ये रेन पैटर्न्स चेंज नहीं होने वाले हैं। एक रात में या एक दिन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आपको बहुत पहले पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आप नहर बनाएं, बांध बनाएं, पानी को वहां तक चैनलाइज करें, जैसे कि भाखड़ा नंगल का पानी हमने राजस्थान के इलाकों तक पहुंचाया। तो इसके लिए तो पैसा खर्च हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का पैसा खर्च हुआ। अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर रहे और सिंचाई मंत्री रहे। तो राज्य का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो क्या है? वो पैसे का सबसे बड़ा हेरफेर इन सिंचाई योजनाओं में हुआ है, और इनसे मराठवाड़ा भी अछूता नहीं रहा है। वहां पर भी इसी तरीके की योजनाएं लॉन्च की गई। तो ये जो सिस्टमेटिक तरीके से कत्ल किया गया है किसानों को, और इसके पीछे अब आप आके कहें कि आप इस मराठवाड़ा के पैकेज में किसान खुदकुशी करें। हमारी भी जो कहानियां होती हैं, जर्नलिस्ट की कहानियां, वो दरअसल कई बार बड़ी तस्वीर नहीं दिखा पाती हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हम बहुत ज्यादा कई बार जो व्यक्ति केंद्रित कहानियां होती हैं कि इस गांव के इस व्यक्ति ने इस वजह से खुदकुशी कर ली, लेकिन ये पैटर्न तो रहने ही वाला ही है, क्योंकि इसके अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो पहले टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। गवर्नेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ पब्लिसिटी तक सीमित हो चुकी है महाराष्ट्र में भी। और अगर आपको अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने, तो आपको मूल मुद्दों पे आना पड़ेगा कि सिंचाई आप कैसे मुहैया कराएंगे, आप सिंचाई आप पानी है वहां तक पहुंचे। मेरे साथ अभिषेक आप रहिएगा, मेरे साथ मिलिंद मुरुकर साहब भी है और तेजस जुड़ रहे हैं। तेजस से के पास हम बहुत देर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक का तेजस कहना था, हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे अभी कि सिस्टमैटिक तरीके से कत्ल किया गया है किसानों का। जो बात अभिषेक रख रहे हैं, और ये जग जाहिर है कि पानी और बारिश के हिसाब से मराठवाड़ा एक खराब इलाका है और आने वाले समय तक रहेगा। क्या लोकल अथॉरिटीज इस बात को रियलाइज करती है? नेताओं का हाल वहां मंत्रालय में बैठे क्या है, सरकारों का, वो हम सब जानते हैं। बहुत सालों से हम आ रहे हैं, और जो कलेक्टर्स होते हैं उनसे बात कीजिए, वो पहली चीज कहेंगे कि पानी को बचाना चाहिए। पहली चीज कहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पानी बारिश होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। और पिछले 5 सालों से एक पैटर्न रहा है कि हर साल कम ही होते जा रहा है। एक पैटर्न बहुत ऑब्वियस पैटर्न है। मैं पंकजा मुंडे जो यहाँ भीड़ के इलाके से ही है, मैं लातूर में इस वक्त हूँ, भीड़ बहुत दूर नहीं यहाँ से, मराठवाड़ा में आता है, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक डर है कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, माने कि ये पूरा इलाका जो है रण जैसा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं, लेकिन फिर भी यही इलाके में गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। गन्ना जो सब जानते हैं कि वो इतना पानी चूसता है, पानी है नहीं तो भी गन्ना का प्रोडक्शन यहाँ हर साल बढ़ते जा रहा है। वो कैश क्रॉप है, सब जानते हैं कि इसके पीछे नेताओं का के शुगर फैक्ट्रीज होते हैं, और इसकी वजह से कोई कदम लेने के लिए तैयार नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस ने हमसे बात की थी जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले तभी, और मैंने ये सवाल उनको पूछा था पहला कि आप किसानों के लिए इतनी बातचीत कर रहे थे जब आप विपक्ष में थे, क्या आप गन्ना मराठवाड़ा में बंद करने वाले हैं कि नहीं? क्योंकि चितले कमेटी, माधव चितले कमेटी हो, आप कलेक्टर से बात कीजिए, यहाँ के नेताओं से बात कीजिए, एकनाथ खड़से जो आज मंत्री है वो अपने आप कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए यहाँ। फिर भी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में अब तक गन्ना एक बार भी बंद नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी पानी की जो अभी किल्लत आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस बार बारिश नहीं हुई है और गन्ना भी जो भी लगाया है वो भी बहुत कम होने वाला है, वो सब जानते हैं। लेकिन क्या सरकार को ये बंद नहीं करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी जालना में, लातूर सिटीज में, सिटी की बात कर रहा हूँ, महीने में नल में एक बार पानी आता है। क्या सरकार को वहाँ के अथॉरिटीज को कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं करना चाहिए? सब जानते हैं लेकिन कोई करता नहीं, क्योंकि टैंकर का एक धंधा है, सबका एक बिजनेस का एक जो माने कनेक्शन होता है, उसमें नेता भी आते हैं। अब बात कीजिए आपके गन्ना क्यों होता है? क्योंकि आप इरिगेशन कैनाल्स बनाएंगे, दूर दूर से पानी लाएंगे, और वहां भी एक इलीगल करप्ट बिजनेस मॉडल होता है जहां से आप पैसा बनाते हैं। तो ये तोड़ने के लिए सरकार को यहाँ पहले तो टेम्पररी एटलीस्ट परमानेंट ना हो, माधव चितले कमेटी ने जो कहा था कि यहाँ गन्ना बंद कीजिए, वो करने की जरूरत है। गन्ने की खेती बंद। तेजस आप भी रहिएगा हमारे साथ। मिलन जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आखिर में आ रहा हूं। सवाल बड़ा साफ है, ये तीनों बातें जो अभिषेक बता रहे हैं आपको, मौसम वैज्ञानिकों की एक कांग्रेस अटेंड जब उन्होंने की थी तब, तेजस जो आपको ग्राउंड से, जमीन से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी सूरत हाल में वहां पर गन्ना बंद होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि गन्ना है कैश क्रॉप, और ये कैश जो है वो किसी न किसी रास्ते होकर नेता तक पहुंच रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें वो वहां पर पंकजा मुंडे कोई रैली करें, या देवेंद्र फडणवीस बयान दें, या शरद पवार अब एकदम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाएं जो पहले थे। मिलिंद जी, क्या गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र की जो रही है, एनसीपी, कांग्रेस, अब बीजेपी, ये सीधे तौर पर इनसेंसिटिव है, इनकी असंवेदनशीलता है मराठवाड़ा की समस्याओं को लेकर? दोनों अभिषेक और तेजस जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि वहां की समस्याओं को हर नेता जो थोड़ी बहुत भी सियासत कर चुका हो महाराष्ट्र की, वो जानता है, कोई नई बातें नहीं है ये। हम वापस मिलिंद जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, चूंकि मैंने जानबूझकर इस शुरुआत में कहा था हम मिलिंद जी से बात नहीं कर पा रहे, जैसे बिल्कुल सही बात बताई तेजस ने, आपने बताई, ये पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव इलाका है। ये एक ऐसा इलाका है जो सरकारें बनाता और बिगाड़ता है, उन कुछ इलाकों में से है ये महाराष्ट्र के। क्या नेताओं को ये समझ में नहीं आता, या नेताओं को पता है कि ये हर साल होना है, सूखा पड़ेगा, बारिश कम होगी, मराठवाड़ा पर कोई चर्चा होगी, 2-4 पत्रकार जाएंगे वहां अपने हिस्से की रिपोर्टिंग करने, उसके बाद जस के तस हम फाइलों में और कागजों में, नीतियों में खेलना शुरू कर देंगे मराठवाड़ा को, और फिर कोई अपने इरिगेशन स्कैम्स पनपते रहेंगे? देखिए, ये सब तो वजह है ही, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में आप ये समझिए कि ये जो इस बार जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, ये मैंडेट यूं ही नहीं मिला है। वहां पर मैं और तेजस शायद दोनों थे उस वक्त में जब हम पंकजा मुंडे का इंटरव्यू करने के लिए उनके इलाकों में गए हुए थे, और परली के कुछ इलाकों में हमने उनकी रैलियां अटेंड की थी। और उन रैलियों में मुझे याद है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पानी मुद्दा था। वहां पर किसानों के लिए, किसानों की जो बड़ी जमात थी वो पानी मांग रही थी, और बांध को लेकर बाकायदा वायदे किए जा रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पानी लाएंगे। और ये जो इस पूरे इलाके में बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है, उसको जनमत बहुत ज्यादा इसलिए भी मिला क्योंकि जो पिछली सरकारें थी जिसमें एनसीपी भी शामिल है और बाकी के दल शामिल हैं, उनका मैंडेट कम होता गया क्योंकि वो पानी की जो बड़ी समस्या थी। बाकी के जाति समीकरण अलग बात है, वहां पर जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने एकजुट होकर बीजेपी को इस बार समर्थन दिया है। लेकिन उसको हम एक बार राजनीतिक समीकरण को अलग करें तो भी आप समझिए कि किन उम्मीदों
उम्मीदों के सहारे दिया गया है कि पिछले कुछ सालों से लगातार हमें पानी का मुद्दा बताया गया, सिंचाई घोटाला वहां पे मुद्दा बना है मराठवाड़ा में, और लगातार इसको लेकर बातचीत भी हुई है। तो आप समझिए कि पिछले कुछ सालों में अगर इस तरीके की जनता महसूस कर रही है तो क्या राजनेता महसूस नहीं कर रहे? और यही गैप तो दरअसल एक तरीके से अराजक व्यवस्थाओं को जन्म देता है। अब मैं अगर ये मानूं कि जो खुदकुशी है ये दरअसल अराजकता का एक निशान होता है, क्योंकि अगर मैं हेल्पलेस महसूस करूं, लगातार असहाय महसूस करूं, मुझे पता है कि मैं जिस इलाके में बिना किसी मेरी वजह से मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच चुका हूं जहां पे एरिड हो रहा है, जहां पे लगातार सूखा पड़ता जा रहा है, मौसम बदल रहा है जिस इलाके का, सैंडविच जगह पर पहुंच चुका है, और वहां पर सिंचाई लाने के लिए आपको योजना नहीं ला रहे हैं तो उसके नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं, पैसे खा जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो मेजर्स होने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वो आप उठा नहीं रहे। तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं कि एक तरफ मैं जाऊं खुदकुशी कर लूं, दूसरी तरफ मैं सत्ता का विरोध करने लगूं। सत्ता का विरोध मुझे बहुत कम, ऐसा नहीं है लगता है कि मैं सत्ता का विरोध कर सकता हूं, मेरे अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं है। तो ये जो एक तरीके से इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि ये राज्य की तरफ से स्पॉन्सर्ड मास मर्डर है किसानों का, क्योंकि आपने बहुत, ये आपकी जिम्मेदारी थी, हमने जो सरकारें चुनकर भेजते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है, वो सिंचाई योजना है। अभिषेक कह रहे हैं कि राज्य की तरफ से स्पॉन्सर्ड मास मर्डर है, सिस्टमैटिक तरीके से कत्ल है ये। मिलिंद जी, माफी चाह रहा हूं वापस आपसे, बहुत देर से हम आपके पास आने की कोशिश करें। क्या वाकई नेता और सरकारें जागेंगे? जैसे पंकजा मुंडे हैं, पंकजा मुंडे ये सपने तो जरूर देख रही हैं कि किसी दिन मुख्यमंत्री में उनका चांस लग जाए, लेकिन जिस इलाके को उनके पिता गोपीनाथ मुंडे की पॉलिटिक्स मैंने भी बड़े करीब से देखी, तो जिस इलाके को वो और उनके पिता रिप्रेजेंट करते थे उसकी कोई तस्वीर नहीं बदली है। अब शरद पवार साहब विरोध भी कर देंगे, जब उनके हाथों में 15 साल महाराष्ट्र की सत्ता हो, वो दिल्ली में मंत्री हो, तब वो कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही है आपकी बात, ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है। अब ये बारिश कम होना ये तो ये निसर्ग में होता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि एक इलाका, बड़ा इलाका हर वक्त सूखे में आ जाए, इसका ये बहुत बड़ा राजनीतिक पहलू आपको देखना ही चाहिए। पहला मुद्दा जो है कि अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, उसने उस महिला ने कहा, उसके पति ने कहा शायद कि खाद्य सुरक्षा का कानून का हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, हमें अनाज नहीं मिल रहा है। और देखिए ये बात है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है, जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया तो उसको यहाँ के किसान नेता जो कि प्रस्तापित है, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था इससे मजदूर आलसी हो जाएगा। आपको देखना यह है कि मराठवाड़ा में मजदूर और किसान ये बहुत ही एक ही होते हैं, मतलब छोटा किसान ये मजदूरी भी करता है, तो उसके लिए कोई भी अगर सुविधाएं जाती है तो उसके खिलाफ यहाँ का एक पॉलिटिकल क्लास जो अपने आप को किसानों का प्रतिनिधि मानता है, वो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स को विरोध करता है। ये बड़े खुले तौर पे किया था। आज देखिए फडणवीस साहब आगे, उन्होंने अच्छा कदम लिया। उन्होंने कहा कि पहली बात मैं कह रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून जो है ये सूखाग्रस्त और जहां किसानों की आत्महत्या हो रही है वहां पे मैं बहुत ही इफेक्टिवली उसको लागू करूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम ने इसी कानून को विरोध किया। दूसरी बात, वो भी आपके रिपोर्ट में आई थी, उन्होंने कहा था उस किसान ने कि अगर मनरेगा का काम हमें मिलता है तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, आज लोगों के लिए काम नहीं है। और मनरेगा के बारे में देखिए, एनसीपी हो या बहुत ये सब पॉलिटिकल लीडर्स ने मनरेगा को सिस्टमेटिकली यहाँ स्कटल कर दिया है। मनरेगा का यहाँ नहीं पहुंच पाना, छोटे किसान मजदूरों के पास उनको ज्यादा उनको सक्षमीकरण नहीं होना, इसका एक सिस्टमेटिक प्रयास यहाँ होता है। ये कड़वा सच है, इसको उजागर नहीं किया गया है। आपको मैं बताऊं कि इसी मराठवाड़ा में कुछ देहात ऐसे हैं जहां कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत अच्छी तरह से मनरेगा का पैसे का इस्तेमाल करके अच्छा वाटरशेड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं कि जल संधारण का काम किया। और उस इलाके में, नांदेड़ के भोकरदन तालुका ऐसे इलाके में आप दिखाइए उनको, वहां पानी की समस्या बहुत ही गए साल बहुत कम हुई थी, मतलब पानी की समस्या न के बराबर थी, क्योंकि वहां पे मनरेगा का इस्तेमाल हुआ और जल संधारण या वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत ही कारगर तरीके से हुआ। लेकिन वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत ज्यादा पोटेंशियल मराठवाड़ा में है, लेकिन फिर भी उसको पॉलिटिकल ट्रैक्शन कभी भी नहीं मिला है।
अब अच्छी बात है कि अब ये पृथ्वीराज चौहान जी ने भी ये कुछ कदम उठाए थे और अभी देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स अगर देखेंगे तो ये पूरा पॉलिटिक्स कुछ वेस्टर्न महाराष्ट्र मिलिंद जी पॉइंट आप बता रहे हैं, समस्या ये है कि शुगर केन की, गन्ने की खेती कोई नेता वहां बंद करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि मराठवाड़ा का ये इतिहास है। जब मैं पहली बार उस इलाके में गया, मुझे 2003 की बात है ये, तो एक बात तब से स्पष्ट थी कि ये गन्ने की खेती से ज्यादा या गन्ने की खेती के साथ साथ नेताओं के पैसे की खेती है। तो जो अभिषेक कह रहे हैं, आप कह रहे, ये तो सच है। वो पानी, एक तो उपलब्धता कम है पानी की, बारिश के लिए कम बारिश होने का इलाका है। जो पानी उपलब्ध है, जो किसी नहरों के और इरिगेशन स्कीम से पहुंचाया भी जाता है, वो ये पानी गन्ना खींच लेता है। क्या नेता ये पैसे की खेती अर्थात गन्ने की खेती कभी बंद करवाएंगे? ये बहुत ही सेंट्रल मुद्दा है, बहुत ही और पेचीदा है, क्योंकि आप मराठवाड़ा का अगर एक स्टैटिस्टिक देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 90% जो इलाका है वो पूरे बारिश पे निर्भर है। मतलब वहां कोई सिंचाई के कोई साधन नहीं है। और जो 10% है, उस 10% एरिया जहां पे सिंचाई होती है उसमें से 50% इलाका ये गन्ने के खेती होती है। और गन्ना जो है जैसे वाटर गजलर क्रॉप है, मतलब उसको 12 महीने पानी चाहिए। और ऐसी अगर फसल आप अगर वहां ले रहे हो, आपको मैं स्टैटिस्टिक बताता हूं कि मराठवाड़ा में सबसे बड़ा जो डैम है उसमें जो आज पानी है उससे डबल पानी इस गन्ने के लिए जाएगा। तो अगर अभी समस्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने यह है कि आगे तो मुझे लगता है कि गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देना मतलब इस इलाके को बिल्कुल ही खुदकुशी का एक तरफ धकेलना है, वो तो अभी नहीं होना चाहिए। और आज भी जो गन्ना है उसका अगर क्या करें, अगर आप उसको पानी देंगे तो लोग पानी उनको पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, और अगर उस पानी नहीं देंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है।